हेलो बच्चों, अब है कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करने हैं आप लोगों के सामने। मैं इन क्वेश्चंस को आज एक्सप्लेन करूंगा जो टॉपिक्स मैंने चैप्टर में डिस्कस किए हैं। एसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, इस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और डैम्पिंग के बारे में जितने भी क्वेश्चन है कंसेप्चुअल, आज मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। बाकी जितने भी क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं जब सारा चैप्टर पढ़ के आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके फिर बाकी क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन? गिव एग्जांपल। कह रहे हैं कि इज एवरी ऑसिलेटरी मोशन, हर एक ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक है? गिव एग्जांपल। क्वेश्चन पूछ रहा है। नहीं बेटा, हर एक ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता। ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट द मीन पोजीशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास सिंपल मोशन है, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन that type of oscillatory motion in which force is directly proportional to the displacement but towards the mean position, or acceleration is directly proportional to the displacement but towards the mean position। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशंस। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता, बिकॉज सिंपल हार्मोनिक के लिए ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करने हैं। हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, तो सिंपल पेंडुलम ने इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किए थे, तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक भी था और ऑसिलेटरी मोशन भी था। मगर एक ऐसा एग्जांपल जो ऑसिलेटरी हो मगर सिंपल हार्मोनिक ना हो, ये हो भी सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बॉल है, अगर उस बॉल को मैं छोड़ता हूँ, इस बॉल को मैं छोड़ता हूँ, तो वो बॉल रिबाउंड होगा, जमीन से ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, अप डाउन मोशन करेगा, वो बॉल रिबाउंड होगा। मेरे पास ये क्या है? ये हमारे पास है बॉल, ये ग्राउंड है, क्या है हमारे पास? ग्राउंड। जमीन। क्या होगा? ये बॉल, इसको जब मैं छोड़ता हूं तो ये क्या होगा? नीचे आएगा, जमीन के साथ टकरा के फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, अप डाउन मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, तो अप डाउन मोशन है, मीन ऑसिलेटरी मोशन है, बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बिकॉज फोर्स डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज इधर कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। बिकॉज अगर एक बार नीचे आता है या ऊपर जाता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, अगर मीन पोजीशन की तरफ है भी नहीं। अगर हम मीन पोजीशन इसको मान ले, चलो मीन पोजीशन की तरफ है, मगर वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं होता। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0, मगर तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। अगर बॉडी ऊपर चला गया या बॉल ऊपर चला गया तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे की वैसी। इस तरह एक्सेलरेशन, इस टाइप ऑफ मोशन में हमारे पास एक्सेलरेशन g है, g भी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मगर ये कांस्टेंट है, 9.8 है। अगर बॉल इधर है या अगर बॉल इस मकाम पे है या इधर है या इधर है या ऊपर है, तो इन सारे पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, मगर एक्सेलरेशन g रिमेन द सेम। ओके, तो ये हमारे पास ऑसिलेटरी है, मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है, एवरी ऑसिलेटरी मोशन डज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये एग्जांपल। ओके, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फॉर पार्टिकल विद सिंपल हार्मोनिक मोशन, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द मोशन डज द वेलोसिटी अटेन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मिनिमम मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पार्टिकल है और वो परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कौन से पॉइंट पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और कौन से पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था स्प्रिंग मास सिस्टम में भी अगर
सिंपल पेंडुलम में भी। ये हमारे पास है एक्सट्रीम पोजीशन और ये हमारे पास है मीन पोजीशन, ये फिर एक्सट्रीम। तो बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी पर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रुकती है तो उधर बॉडी की वेलोसिटी जीरो, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम जीरो और मीन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम, बिकॉज एट दैट पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी गेट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, वो भी एक्सप्लेन हो गया। कौन से पॉइंट पर? मीन पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी की वेलोसिटी मिनिमम। ओके बेटा, हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, is the restoring force on a mass attached to spring in simple harmonic motion ever zero? If so, where? क्या restoring force mass attached to a spring system में जीरो हो सकता है? अगर जीरो हो सकता है तो किधर? Yes, the restoring force on a mass attached to a spring ever zero at mean position, because at mean position there is no displacement, so no displacement, no restoring force. According to Hooke's law, F restoring directly proportional to x displacement, यानी F restoring is equal to minus kx। mean position पे रिलैक्स पोजीशन पे, रिलैक्स पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो मीन पोजीशन पे। अगर मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो इधर x की जगह 0 फुट कर लो तो F रिस्टोरिंग आपके पास आ जाएगा 0। तो वेयर मीन पोजीशन पर बॉडी पर स्प्रिंग मास सिस्टम में उस मास पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो सकता है। ओके बेटा, इधर मीन पोजीशन बिकॉज x इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, if we shorten the string of a pendulum to half its original length, what is the effect on its time period and frequency? अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ कर देंगे, हाफ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगी? तो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन, सॉल्यूशन किस तरह होगा, आंसर किस तरह होगा? फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमारे पास है 2π √L/g। अगर हम L की जगह फुट कर लेंगे, L/2 हाफ कर देंगे तो फुट कर लो ऊपर फार्मूले में, डैश का हो जाएगा 2π √L/2/g। यानी इस 2 को स्क्वायर रूट से बाहर कर लो तो ये इस तरह 1/√2 आ जाएगा और 2π ये वाला और L/g। L/2 यानी 1/2 स्क्वायर रूट से बाहर तो 1/√2 और 2π L/g। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास t है, तो t डैश क्या बनेगा? 1/√2 t। अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को हाफ करेंगे तो उसकी टाइम पीरियड 1/√2 टाइम स्मॉलर होगा, डिक्रीज होगा, यानी टाइम पीरियड √2 टाइम कम होगा हमारे पास, 2 टाइम नहीं, √2 टाइम। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी किस तरह है? सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1/2π √g/L। अब L को हाफ कर दो यानी L/2 को ऊपर फुट कर लो तो ये हमारे पास बन जाएगा f डैश विच इज इक्वल टू 2π √g/L/2।
फिर क्या करना है, f डैश इज इक्वल टू 1/2π, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो तो 2rl बन जाएगा। इस 2 को बाहर कर लो जिस तरह उधर किया था, तो f डैश इज इक्वल टू 2 को मैंने बाहर किया 1/2π अंडर रूट GRL, ये रह गया। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास f है, उसको मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। f हो जाएगा अंडर रूट 2 को मैंने बाहर किया, ये वाला 2 क्योंकि अंडर द रूट है तो ये बाहर हो गया, बच गया कौन 1/2π अंडर द रूट g डिवाइड बाई l, ये हमारे पास रह गया। ये किसके बराबर है, f के, क्योंकि f डैश है तो ये वाला टर्म f के बराबर, तो f डैश बराबर होगा अंडर रूट 2 इंटू f। अगर हम पेंडुलम की लेंथ को हाफ करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज होगी। हो गया बेटा, टाइम पीरियड under root 2 time decrease, our frequency under root 2 time increase if we shorten the length of a pendulum. How about you? Question number 5. A thin roof hangs from dark high tower so that its upper end is not visible. How can the length of a roof be determined? एक हाई टावर है, डार्क इसकी अपर एंड जो है हमको वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो डार्क है, उससे एक रस्सी लटकी हुई है इसके ऊपर सिरे से या इसके दरमियान से, मगर वो तो डार्क है तो हमें पता नहीं कि किधर से रस्सी लटकी हुई है, पता नहीं है। तो हम किस तरह उस रस्सी की, इस रूफ की हम लेंथ फाइंड करेंगे? तो सिंपल पेंडुलम है ना हमारे पास, सिंपल पेंडुलम के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, टेंशन लेना नहीं है, सिंपल पेंडुलम है ना। अगर टावर है हमारे पास, डार्क टावर है, पता नहीं किधर से रस्सी लटकी हुई है, फॉर एग्जांपल इधर से है ये रस्सी है, लेकिन ये तो हमें विजिबल है ही नहीं, ये तो विजिबल है ही नहीं, तो किस तरह इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे? बेटा आपने एक मास को लेना है और उस मास को इधर आपने क्या करना है, जोड़ना है इस रस्सी के साथ। इस रस्सी के साथ इस मास को जोड़ो, मास थोड़ा ज्यादा लेना है, बहुत ज्यादा लेना है, किससे? उस रस्सी के वेट से, तभी हमारे पास पेंडुलम बनेगा। और फिर क्या करना है, आपने स्टॉपवॉच लेना है, अब इस मास को थोड़ा फुल करके छोड़ देना है और उसकी टाइम पीरियड को आपने फाइंड करना है। किसको? टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड को फाइंड कर लो। किस तरह फाइंड करोगे? इससे पेंडुलम बनाओ, उसके साथ मास को जोड़ो और मास को थोड़ा फुल करके छोड़ दो, तो वो मास क्या करेगा? ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा। आपने क्या करना है? टाइम पीरियड का फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ स्टॉपवॉच। किस तरह फाइंड करोगे? इधर से शुरू हुआ मास, अगर वापस उधर पहुंच गया, स्टॉपवॉच को बंद कर दो, टाइम कितना हुआ? वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है, 2π अंडर द रूट L ओवर G। बच्चों L को फाइंड करो इस फार्मूले से। किस तरह फाइंड करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2π अंडर रूट L ओवर G होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे पास लेंथ आएगा G t स्क्वायर डिवाइड बाई 2π। ये रिलेशन है बेटा। टाइम पीरियड आप लोगों ने स्टॉपवॉच के जरिए फाइंड करना है, उसकी स्क्वायर लेनी है और फिर G जो कि 9.8 है, बिकॉज वी हम ये है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो G की वैल्यू को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है और फिर 2π से डिवाइड। सॉरी ये 2π नहीं है, सॉरी ये हमारे पास है 4π स्क्वायर, बिकॉज हमने स्क्वायर लेनी है, तो 2 स्क्वायर से 4 और 5 स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास लेंथ आ जाएगा। किसकी लेंथ? इस रूफ की लेंथ। ओके, आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन काफी है।
अब बच्चों ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह है? सपोज यू स्टैंड ऑन स्विंग instead of sitting on it, will your frequency of oscillation increase or decrease? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। हमारे पास पेंडुलम है, ये रस्सी स्ट्रिंग है, अगर इसके साथ ये बात है। बच्चों टाइम पीरियड में जो फार्मूला है वो 2π√L/G है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ पे डिपेंड क्या है कर रहा है कौन? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी भी लेंथ पे डिपेंड करती है। ओके, अब ये लेंथ किस तरह हम फाइंड करेंगे? बच्चों ये तो रस्सी है, स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कुछ होगी, और साथ में आपके पास ये मास जो है, ये स्फीरिकल बॉडी है या जो भी बॉडी है, इसके सेंटर से आपने पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है। यानी सिर्फ रस्सी की लेंथ नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं, मास के सेंटर से आपने लेंथ फाइंड करने हैं। इधर से सेंटर से ये आपके पास लेंथ है, सिर्फ रस्सी वाला नहीं, ये नहीं, इधर से इधर तक नहीं, किधर से? इधर इस सेंटर से ऊपर तक, ये है आपके पास पेंडुलम की लेंथ। क्वेश्चन ये है कि अगर आप स्विंग पे खड़े हैं इंस्टेड ऑफ सिटिंग, तो क्या होगा आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ? तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास है स्विंग, इस पर कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। तो ये स्विंग क्या है हमारे पास? ये तो बैकवर्ड मोशन करेगा ये स्विंग। ओके, तो इसकी लेंथ किधर से हम फाइंड करेंगे? इस बच्चे की सेंटर से। ओके, जिस तरह इस मास की सेंटर से, तो लेंथ तकरीबन ये है हमारे पास, इधर ये है लेंथ L। ओके, जब ये बच्चा खड़ा हुआ इस स्विंग पे, बिकॉज इन क्वेश्चन he said that you stand on a swing instead of sitting, sitting के बजाय आप खड़े हैं इस पे, तो क्या होगा? लेंथ किधर से फाइंड करना है? इधर सेंटर से, इधर से सेंटर से आपने इस लेंथ को फाइंड करना है। तो क्या होगा? जब हम बैठे हुए हैं तो लेंथ ज्यादा, जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारे सेंटर से लेंथ फाइंड करना है, हमारे सेंटर से, तो फिर लेंथ में डिक्रीज आ जाती है, लेंथ में डिक्रीज। तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी के साथ? ये तो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी इसके अपोजिट है, G/L. Length decrease, increase in frequency. If we decrease the length of the pendulum, so frequency of the pendulum will be increases. If we shorter the length of the pendulum, so frequency will be increasing. So in this case, the frequency of the swing, the frequency of oscillation will be increases. Okay, will be increases if you stand on a swing instead of sitting. So आज के लिए इतना काफ़ी है। तकरीबन ये मैंने 6 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को। बाकी जितने भी हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर के एंड में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बाकी हैं। मैंने कुछ असाइनमेंट्स को आप लोगों के सामने इससे पिछले वाली वीडियो में सॉल्व की है, और एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो मैं बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करूँगा। कुछ एमसीक्यूज भी है, वो भी मैं बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के सामने। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारा प्यारा सा चैनल, स्कूल एक्टिविटी चैनल। ओके, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।